स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। आज हम लोग जो है SGPGI लखनऊ के द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, तो उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है SGPGI लखनऊ के द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, साथ ही साथ जो है आप लोगों का इसमें टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 599 है। बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर से जा कर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और फिर वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव में सबसे प्रभावी स्टरलाइजेशन के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? व्हाट इज द रिकमेंडेड temperature and pressure for most effective sterilization in an autoclave? 100 degrees Celsius at 10 psi, 121 degrees Celsius at 15 psi, 134 degrees Celsius at 20 psi, 150 degrees Celsius at 25 psi। तो स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के ये स्टरलाइजेशन के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, तो वो है 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi। ठीक है, और 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है कॉन्टैक्ट टाइम में, जो कि सबसे प्रभावी होता है। ठीक, तो इतने ही टेम्परेचर पर और 15 से 20 मिनट के लिए जो है सभी इक्विपमेंट्स को जो है स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि येलो बैग में किस प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट डाला जाता है? विच टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन द येलो बैग? प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास वेस्ट, एनाटॉमिकल एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट, मेटल सैप्स। तो बायोमेडिकल वेस्ट में जो है टोटल जो है 4 तरह के जो है टोटल जो होते हैं डब्बे होते हैं। ठीक है, तो येलो बैग में क्या डाला जाता है, तो येलो बैग में क्या डाला जाता है, तो जो भी एनाटॉमिकल एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है, जैसे कि क्या, तो जैसे कि जो बॉडी पार्ट्स हो गए, टिश्यू हो गया, प्लासेंटा हो गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए, सॉइल ड्रेसिंग्स हो गए, तो ये सारे वेस्ट जो है उसमें डाले जाते हैं और इंसिनरेशन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी पेशेंट को उठाने ले जाने में सही बॉडी मैकेनिक्स के लिए पहला नियम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स व्हेन लिफ्टिंग और मूविंग अ पेशेंट? बेंड एट द वेस्ट, कीप द लोड क्लोज टू योर बॉडी, कीप नीज लॉक्ड, लिफ्ट क्विकली। तो अगर किसी भी पेशेंट को उठाने ले जाना है, ठीक है, तो उसमें बॉडी मैकेनिक्स में सबसे पहला नियम क्या है कि कीप द लोड क्लोज टू योर बॉडी। ठीक, जो भी लोड है बॉडी के लोड है वो बॉडी के पास रखने से क्या होगा, तो बैक स्ट्रेन कम होता है और कंट्रोल जो है वो बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो इससे ना हम खुद को हार्म करेंगे ना ही पेशेंट को, तो इसीलिए जो है बॉडी मैकेनिक्स को प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि बेड मेकिंग में मीटर्ड कॉर्नर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मीटर्ड कॉर्नर इन बेड मेकिंग? डेकोरेशन, प्रिवेंट सीट स्लीपिंग, मेक अ बेड लुक नीट और इंक्रीज कंफर्ट। तो जो बेड मेकिंग के दौरान जो मीटर्ड कॉर्नर बनाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या ये उद्देश्य होता है, तो मीटर्ड कॉर्नर जो होते हैं वो टेक्निक सीट्स को बेड पर टाइट रखता है। ठीक है, जिससे कि पेशेंट मूवमेंट के दौरान सीट नहीं निकलता। तो किस लिए ये किया जाता है, तो टू प्रिवेंट सीट स्लीपिंग। ठीक, सीट को जो है ऐसे क्या होगा, तो अगर बेड जो है अगर जो है पूरा मतलब अच्छे से नीटली जो है बना हुआ नहीं रहेगा तो बेड सोर का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि बैक पे जो है प्रेशर पड़ेगा तो बेड सोर का खतरा बढ़ेगा। तो इससे लिए जो है मीटर्ड कॉर्नर बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन्फेक्शन कंट्रोल में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन इन्फेक्शन कंट्रोल? प्रिवेंट स्प्रेड फ्रॉम ओनली इन्फेक्टेड पेशेंट्स,
prevent spread from all patients, prevent spread of airborne disease only, prevent spread in operation theater only। तो इन्फेक्शन कंट्रोल में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का एम क्या होता है? तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है सभी मरीजों पर लागू होता है, ठीक है, चाहे उनका इन्फेक्शन स्टेटस कुछ भी हो। तो इससे क्या होता है? तो इससे जो है प्रिवेंट स्प्रेड फ्रॉम ऑल पेशेंट्स, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन है ये प्रिवेंट करता है ताकि हर पेशेंट में, सभी मरीजों में संक्रमण रोकने के लिए जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन में ड्राई हीट का रिकमेंडेड टेम्परेचर और समय क्या है? व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर एंड टाइम फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट, 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो ड्राई हीट में रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या होता है? तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जैसे कि हॉट एयर ओवन, तो उसमें क्या रिकमेंडेड टाइम और प्रेशर होता है? तो वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे तक एक्सपोजर देना ज़रूरी होता है ताकि जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी ये है, सारे जो है स्टरलाइज हो सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा में किसी माइनर बर्न के लिए पहला कदम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड फॉर अ माइनर बर्न? अप्लाई आइस डायरेक्टली, pour cold running water, अप्लाई ऑइंटमेंट इमीजिएटली, कवर विथ ड्राई क्लॉथ। तो फर्स्ट एड क्या होगा माइनर बर्न के लिए? तो माइनर बर्न में जो है, जो भी बर्न एरिया है उस पर ठंडा पानी, ठीक है, उस पर पॉर करेंगे कोल्ड रनिंग वाटर 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हीट इफेक्ट है वो कम हो और टिश्यू डैमेज भी इससे जो है कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा कि पोर कोल्ड रनिंग वाटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल में सबसे अधिक इन्फेक्शन फैलाने वाला उपकरण कौन सा माना जाता है? विच हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज कंसीडर्ड टू स्प्रेड इन्फेक्शन इन द मोस्ट? थर्मोमीटर, वेंटिलेटर, कैथेटर और स्टेथोस्कोप। तो सबसे ज़्यादा किस इक्विपमेंट को माना जाता है कि वो इन्फेक्शन फैलाता है? तो वो है कैथेटर को, ठीक है, क्योंकि कैथेटर जो है लंबे समय तक बॉडी में रहता है, जिससे कि इन्फेक्शन का ये मुख्य स्रोत बन जाता है, खास करके यूटीआई के लिए। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसीलिए कैथेटर को जो है ऐसा इक्विपमेंट माना जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ब्लू बैग का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज़ द ब्लू बैग यूज्ड फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? तो हम लोग येलो बैग देख लिया, अब पूछ रहा है ब्लू बैग। तो ग्लासवेयर वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, साफ्स वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ब्लू बैग का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ब्लू बैग में जो है ग्लास बॉटल, एम्पुल्स और टूटे हुए कांच, ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जो है उसमें डालते हैं, ठीक। तो ग्लासवेयर वेस्ट के लिए जो है ब्लू बैग का यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो सही से निस्तारण हो सके उनका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर डॉनिंग पीपीई? पीपीई पहनने का सही क्रम क्या है? पहनने को क्या बोलते हैं? तो डॉनिंग बोलते हैं, ठीक है, डॉनिंग। मास्क, गाउन, ग्लव्स, गॉगल्स, गाउन, मास्क, गॉगल्स, ग्लव्स, ग्लव्स, मास्क, गाउन, गॉगल्स, गॉगल्स, मास्क, गाउन, ग्लव्स। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सीडीसी की सीक्वेंस के अनुसार जो है पीपीई पहनने का सही क्रम क्या होता है? तो सही क्रम होता है कि गाउन, मास्क, गॉगल्स, फिर ग्लव्स। तो ये जो है राइट जो है इसमें ये एक फेस शील्ड जो है छूटा हुआ है, तो फेस शील्ड, गॉगल्स या फिर फेस शील्ड, ठीक। तो ये जो है सही क्रम होता है पहनने का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोक्लेव में इंडिकेटर टेप का रंग बदलने का कारण क्या है? वाई डज द इंडिकेटर टेप इन एन ऑटोक्लेव चेंज कलर? प्रेशर चेंज, हीट सेंसिटिव केमिकल्स, स्टीम कंडेंसेशन,
मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। तो ऑटोक्लेव टेप पे जो है, ये ऑटोक्लेव में जो इंडिकेटर टेप होता है उसका रंग क्यों बदलता है? तो ऑटोक्लेव टेप पर जो है हीट सेंसिटिव डाई होता है, ठीक है, हीट सेंसिटिव डाई होता है जो कि जो है निर्धारित करता है कि तापमान पर रंग बदल देता है, ठीक है, ये निर्धारित करता है कि तापमान पर जो है रंग बदलेगा, जो भी हीट सेंसिटिव होगा तो इसी कारण जो है रंग बदल जाता है, जिससे कि स्टेरलाइजेशन एक्सपोजर का पता चलता है, ठीक, कि वो जो भी इक्विपमेंट है स्टेरलाइज हुआ है या नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेड बैग में किस प्रकार का बायोमेडिकल के वेस्ट डाला जाता है? Which type of biomedical waste is disposed in the red bag? Contaminated recyclable plastic, साप्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, सॉइल्ड लिनेन। तो जो रेड बैग होता है उसमें कौन सा तरह का डालते हैं? तो रेड बैग में जो है ब्लड बैग्स, आईवी ट्यूबिंग, यूरिन बैग्स जैसे जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक सामग्री होते हैं वो डाले जाते हैं, यानी कि कंटामिनेटेड रिसाइकलेबल प्लास्टिक, जिनको कि पुनः जो है रिसाइकल करके उसको यूज़ किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें जो है रेड बैग में डालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉलर्स पोजीशन में पेशेंट को कैसे रखा जाता है? हाउ इज द पेशेंट पोजीशन इन फॉलर्स पोजीशन? सुपाइन विथ हेड फ्लैट, सेमी सिटिंग एट 45 डिग्रीज टू 60 डिग्री, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, प्रोन विथ हेड डाउन। तो फॉलर्स पोजीशन में कैसे रहता है पेशेंट? तो फॉलर्स पोजीशन में जो पेशेंट की पीठ होती है, पेशेंट की पीठ और सिर जो होता है उसको ऊंचा रखा जाता है ताकि सांस लेने में आसानी हो और ड्रेनेज जो है वो बेहतर हो। तो सेमी सिटिंग रखते हैं इस फॉलर्स में, 45 से 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। इसमें इसको जो पेशेंट जिनको सांस लेने में कठिनाई है तो उन्हें जो है ये पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन्फेक्शन कंट्रोल में 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन में से कौन सा शामिल नहीं है? विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन? बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, बिफोर ईटिंग, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। तो इसमें कौन सा जो है शामिल नहीं है 5 मूवमेंट फॉर हैंड हाइजीन में? तो शामिल नहीं है हमारा वो है बिफोर ईटिंग, ठीक है। तो WHO के 5 मूवमेंट्स में जो है मरीज केयर संबंधी क्रियाओं पर जो है ये आधारित है, मतलब पर्सनल ईटिंग जो है इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी जो चारों हैं वो सारे शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेरलाइजेशन में बायोलॉजिकल इंडिकेटर का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन स्टेरलाइजेशन? टू मेजर टेम्परेचर, टू कंफर्म माइक्रोबियल किल, टू मेजर प्रेशर, टू डिटेक्ट मॉइस्चर। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर में क्या होता है? तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर में जो है रेसिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? तो जो कि स्टेरलाइजेशन फेलियर को दर्शाते हैं। तो किस लिए यूज़ होता है? तो टू कंफर्म माइक्रोबियल किल, ठीक। तो इससे पता चलता है कि जो भी माइक्रोब्स है वो पूरी तरह से किल हो गए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CPR में चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या है? What is the chest compression to ventilation ratio in CPR for an adult single rescuer? ठीक है, इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि सिंगल रेस्क्यूअर के लिए है, ठीक है। तो 15:2, 30:2, 20:2, 25:2। तो क्या कॉम्प्रेशन चलेगा हमारा? तो रेशियो चलेगा हमारा 30:2 का सिंगल रेस्क्यूअर के लिए, ठीक है। सिंगल रेस्क्यूअर के लिए CPR के दौरान जो है कॉम्प्रेशन चलेंगे 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन, उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा लिनेन मैनेजमेंट में सॉइल्ड लाइनेन को कैसे संभालना चाहिए? हाउ शुड सॉइल लाइनेन बी हैंडल्ड इन लाइनेन मैनेजमेंट? शेक बिफोर बैगिंग, होल्ड अवे फ्रॉम बॉडी, वॉश विथ कोल्ड वाटर ओनली,
ड्राई इन ओपन सन बिफोर वॉशिंग। तो लिनन मैनेजमेंट में जो सॉइल लाइनन होता है उसको कैसे संभालना होता है, तो जो सॉइल लाइनन है उनको बिना झाड़े सीधे डिजाइनेटेड बैग में डालना चाहिए, ठीक है, ताकि पैथोजन फैलाव ना हो। तो इसको कैसे पकड़ना चाहिए, तो इसे जो है शरीर से दूर जो है इसको पकड़ना चाहिए और इसको बिना झाड़े सीधे जो है बैग डिजाइनेटेड बैग में डाल देना चाहिए, ताकि जो भी पैथोजन्स है वो जो है इन्वायरमेंट में और ना फैले। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल में नीडल स्टिक इंजरी के तुरंत बाद क्या करना चाहिए। वॉट शुड बी डन इमीजिएटली आफ्टर अ नीडल स्टिक इंजरी इन हॉस्पिटल। स्क्वीज एंड वॉश विथ सोप एंड वाटर, अप्लाई एंटीसेप्टिक ओनली, कवर विथ बैंडेज इमीजिएटली, इग्नोर इफ नीडल वॉज अनयूज्ड। अगर हॉस्पिटल में जो है नीडल स्टिक इंजरी हो गया है तो उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वीज एंड वॉश विथ सोप एंड वाटर, दबा करके साबुन पानी से जो है उसे धोएंगे, ठीक। पहले स्टेप में क्या करेंगे, तो वुंड को प्रेस करके सोप एंड वाटर से साफ करेंगे और फिर जो है इसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आगे जो है मेडिकल हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। What is the most important rule in maintaining a sterile field? Touch sterile area with clean hands. Keep sterile items below waist. Avoid reaching over a sterile field. Arrange items after starting procedure. तो sterile field को maintain करने का सबसे most important rule क्या होता है, तो most important rule होता है कि avoid reaching over sterile field, ठीक है। sterile field के ऊपर से हाथ ले जाने से जो है क्या होगा, तो contamination का खतरा बढ़ जाएगा, इसीलिए जो है उसके ऊपर से हाथ नहीं लेके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए यूनिवर्सल सिंबल का रंग क्या होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द यूनिवर्सल सिंबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। रेड, येलो, ब्लैक और ग्रीन। तो बायोहजार्ड सिंबल जो होता है वो सामान्यतः कैसे रंग का होता है, तो वो काले रंग का होता है, ठीक है। तो काले रंग में जो है पीले बैकग्राउंड पर दर्शाया जाता है, तो कैसा होता है, तो पीला, ठीक है। पीले रंग पर जो बैकग्राउंड पर जो है दर्शाया जाता है जिससे कि हैजार्ड वार्निंग मिल सके। ये क्या है, तो ये एक यूनिवर्सल सिंबल है। यूनिवर्सल सिंबल का एक रंग होता है येलो, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोक्लेव में कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन के लिए न्यूनतम प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन इन ए स्टैंडर्ड ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही कर लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो है 15 डिग्री PSI पर 121 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होना चाहिए। और कम से कम कितने मिनट का करना है, तो कम से कम जो है 15 मिनट तक जो है स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन्फेक्शन कंट्रोल में एयरबॉर्न प्रिकॉशंस के लिए किस प्रकार का मास्क अनिवार्य है। विच टाइप ऑफ मास्क इज मैंडेटरी फॉर एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। सर्जिकल मास्क, N95 रेस्पिरेटर, क्लॉथ मास्क, फेस शील्ड ओनली। तो किस तरह का मास्क जो है एयरबॉर्न प्रिकॉशंस के लिए मैंडेटरी होता है, तो एयरबॉर्न पैथोजेंस जैसे कि कैसे, तो TB, मिजल्स, तो उनके लिए क्या जरूरी है, तो N95 रेस्पिरेटर, ठीक है। N95 रेस्पिरेटर जो है यूजफुल होता है, क्यों, क्योंकि यह 0.3 माइक्रोमीटर तक के कण को फिल्टर करता है, ठीक। कितना, तो 0.3, ये भी याद रखिएगा कि कितना तक फिल्टर करता है, तो 0.3 माइक्रोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल वेस्ट का इंसिनरेशन किन प्रकार के वेस्ट के लिए नहीं किया जाना चाहिए। फॉर विच टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट शुड इंसिनरेशन नॉट बी यूज्ड। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट और सॉइल्ड ड्रेसिंग। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स,
माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट और सॉइल ड्रेसिंग। तो किसके लिए जो है बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेशन नहीं किया जाना चाहिए, तो वो है हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं इंसिनरेशन में क्या करेंगे तो टॉक्सिक गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो जिसके कारण इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए अलग केमिकल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, इसको इंसिनरेशन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता, तो टॉक्सिक गैस रिलीज करता है इसी कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेरिलाइजेशन में ड्राई हीट मेथड का मुख्य प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ द ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन? व्हाट इज प्रोटीन डिनेचुरेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज। तो स्टेरिलाइजेशन में ड्राई हीट मेथड का मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है, तो वो होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, मुख्य प्रिंसिपल क्या है, ऑक्सीडेटिव डैमेज। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में जो है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन और लिपिड्स को नष्ट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीडल डिस्पोजल के लिए पंक्चर प्रूफ कंटेनर का रंग क्या होता है? What is the color of the puncture proof container for needle disposal? Yellow, red, blue, white, translucent। तो नीडल डिस्पोजल के लिए जो पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है उसका कलर क्या होता है, तो येलो। ठीक है, कैसा कलर होता है, तो येलो कलर का होता है। शार्प वेस्ट और नीडल डिस्पोजल के लिए जो है रिजिड येलो कंटेनर यूज़ किया जाता है। किस लिए, तो शार्प वेस्ट और नीडल डिस्पोजल के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CPR में AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन यूजिंग एन AED इन CPR? अटैच पैड्स, टर्न ऑन द AED, डिलीवर शॉक, एनालाइज रिदम। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है AED देने के लिए CPR में, तो वो होता है टर्न ऑन द AED को जो है चालू करना। ठीक, क्योंकि AED का सबसे पहला स्टेप होगा कि उससे हम लोग चालू करें ताकि ये क्या करे, तो ये वॉइस इंस्ट्रक्शंस दे सके, इसीलिए जो है AED को चालू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉस्पिटल लिनेन डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट की सामान्य सांद्रता क्या होती है? व्हाट इज़ द यूजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट फॉर डिसइंफेक्टिंग हॉस्पिटल लिनेन? 0.1%, 0.5%, 1% और 5%। तो यूजुअल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो सोडियम लिनेन को जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कितना, तो 1%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन थिएटर में लैमिनर एयर फ्लो का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of laminar airflow in an operation theater? Maintain positive pressure, reduce airborne contamination, increase temperature, ह्यूमिडिटी कंट्रोल ओनली। तो लैमिनर एयर फ्लो का क्या उद्देश्य होता है ऑपरेशन थिएटर में, तो ये HEPA फिल्टर्स के साथ स्टेराइल एयर सप्लाई देता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, तो जिससे कि एयरबोर्न कंटामिनेशन का खतरा घटता है। ठीक, तो ये क्या करता है, तो HEPA फिल्टर्स के साथ स्टेराइल एयर सप्लाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेराइल ग्लव्स पहनने का सही तरीका क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू वेयर स्टेराइल ग्लव्स? टच इनसाइड ओनली, टच आउटसाइड ओनली, फर्स्ट ग्लव बाय इनसाइड, सेकंड बाय आउटसाइड, फर्स्ट ग्लव बाय आउटसाइड, सेकंड बाय इनसाइड। तो सब कैसे जो है ग्लव्स को पहनते हैं, तो जो पहला ग्लव होता है उसको अंदर से पकड़ कर पहना जाता है। ठीक है, अंदर से पकड़ कर पहना जाता है, और दूसरे ग्लव को जो है बाहर से, ताकि क्योंकि ताकि स्टेरिलिटी जो है उसकी बनी रहे। ठीक, तो इसीलिए जो है ऐसे ही पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के लिए पास रूल का S किसके लिए है? इन द पास रूल ऑफ फायर सेफ्टी व्हाट डज द S स्टैंड फॉर? स्वीप, सिक्योर, स्टॉप, स्प्रे। तो पास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो P फॉर पुल, A फॉर एम, S फॉर स्क्वीज एंड S फॉर स्वीप। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो वो है हमारा स्वीप। ठीक है, तो स्वीप जो है इसका राइट आंसर होगा। स्वीप मतलब आगे के बेस पर दाएं बाएं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव में पैक करने के लिए किस रैपिंग मटेरियल का उपयोग सबसे उपयुक्त है? Which wrapping material is most suitable for packing surgical instruments for autoclaving? Cotton cloth, aluminium foil, नॉन वोवन फैब्रिक और पेपर टॉल। तो किसका यूज़ जो है सबसे अच्छा होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पैक करने के लिए? तो वो है हमारा नॉन वोवन फैब्रिक। ठीक है, नॉन वोवन फैब्रिक जो है स्टीम पेनिट्रेशन के साथ माइक्रोबियल बैरियर भी देता है, इसलिए जो है इसको ऑटोक्लेव पैकिंग करने के लिए इसको सबसे आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे सामान्य कारण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन, कंटामिनेटेड आईवी फ्लूइड्स, इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, बेड लिनन कंटामिनेशन। तो क्यों जो है मोस्ट कॉमन काउज क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का? तो वो है हमारा इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। ठीक है, क्योंकि कैथेटर जो है एसोसिएटेड कैथेटर, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है पेशेंट एक पहने रहता है, कैथेटर का बहुत लंबे समय तक यूज़ करता है, इसी कारण जो है यूटीआई जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये सबसे कॉमन काउज होता है जिसे कि क्या कहते हैं, तो जिसे कि कॉटी भी कहते हैं, CAUTI कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ब्लू कंटेनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट व्हाट इज द ब्लू कंटेनर यूज्ड फॉर? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ग्लासवेयर एंड मेटालिक इम्प्लांट्स, प्लास्टिक वेस्ट और शार्प वेस्ट। तो ऊपर ही हमने देखा था कि किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स के लिए। इसमें जो है जो ब्लू कंटेनर होता है उसमें रिजिड और पंक्चर प्रूफ होते हैं। इसमें जो है इसमें टूटे कांच और लैप स्लाइड्स मेटालिक इम्प्लांट्स डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजिड होते हैं और पंक्चर प्रूफ भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी कितनी होती है? व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ HEPA फिल्टर? 90% फॉर 0.5 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स, 95% फॉर 0.3 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स, 99.97% फॉर 0.3 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स और 100% फॉर 0.1 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स। तो HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी क्या होती है? तो HEPA फिल्टर्स जो होते हैं 0.3 माइक्रोन आकार के कणों को 99.97% तक ये हटाते हैं, जो कि सबसे कठिन फिल्टर होने वाला आकार होता है। तो HEPA फिल्टर जो है कितना, तो 0.3 माइक्रोमीटर तक के हटाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेराइल कॉरिडोर किस स्थान को कहा जाता है? व्हाट इज रेफर्ड टू एज द स्टेराइल कॉरिडोर? Between scrub sink and OT table, area between patient and instrument table, space around anesthesia machine, entrance of OT। तो स्टेराइल कॉरिडोर किसको कहा जाता है? तो स्टेराइल कॉरिडोर वह जगह है जहाँ पर स्टेराइल फील्ड बनाए रखते हुए स्क्रब्ड स्टाफ खड़े रहते हैं। तो क्या? तो एरिया बिटवीन पेशेंट एंड इंस्ट्रूमेंट टेबल। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्टेराइल कॉरिडोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निडल स्टिक इंजरी के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर अ निडल स्टिक इंजरी? तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही किया है कि क्या रहेगा, तो वॉश विथ सोप एंड वाटर, और उसके बाद जो है रिपोर्ट करके प्रोफिलैक्सिस किया जाता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि तुरंत साबुन से धोना, साबुन और पानी से धोना, ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्लेव टेप किसके लिए प्रयोग होता है? व्हाट इज ऑटोक्लेव टेप यूज्ड फॉर? मेजर टेम्परेचर, सिक्योर पैक्स एंड इंडिकेट एक्सपोजर, स्टील स्टेराइल कंटेनर्स और एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो ऑटोक्लेव टेप का यूज़ क्या होता है? तो ऑटोक्लेव टेप जो होता है वो हीट सेंसिटिव केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, तो रंग बदल करके ये बताते हैं कि पैक स्टीम एक्सपोजर में गया है या नहीं। तो ये क्या होते हैं? तो ये सिक्योर पैक्स होते हैं जो कि एक्सपोजर को इंडिकेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण है? विच मेजर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग क्लैप्सी? फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज, एसेप्टिक इंसर्शन टेक्निक, डेली फ्लशिंग विद सलाइन और यूज़ ऑफ हिपैरिन लॉक। तो कैसे जो है क्लैप्सी को प्रिवेंट किया जा सकता है? तो वो क्लैप्सी सेंट्रल लाइन डालते समय जो है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे प्रभावी तरीका होता है। क्या? तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइनिन लॉन्ड्री में थर्मल डिसइंफेक्शन का स्टैंडर्ड क्या है? What is the standard for thermal disinfection in hospital laundry? 60 degrees Celsius for 5 minutes, 71 degrees Celsius for 3 minutes, 80 degrees Celsius for 1 minute, 90 degrees Celsius for 30 seconds। तो थर्मल डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं? तो थर्मल डिसइंफेक्शन में लाइनिन को जो है 71 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम जो है 3 मिनट तक धोने से होता है। ठीक है, कैसे? तो 3 मिनट तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन्फेक्शन कंट्रोल में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? व्हाट डज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मीन इन इन्फेक्शन कंट्रोल? ओनली फॉर हाई रिस्क पेशेंट्स, फॉर ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ डायग्नोसिस, ओनली इन ICU, ओनली फॉर सर्जिकल केसेस। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं? तो ये यूनिवर्सल होते हैं और हर मरीज के साथ फॉलो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ डायग्नोसिस। ठीक, क्योंकि इन्फेक्शन रिस्क हर जगह हो सकता है, इसलिए हर पेशेंट के लिए होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। जो भी इस क्लास का PDF होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।